नमस्कार दोस्तों, मैं विजय देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम नव वर्ष जनवरी 2025 के वीकली करंट अफेयर का पहला वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। इस वीडियो में विगत सप्ताह छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण ऐसी कोई खबरें रही नहीं जिसे करंट अफेयर में शामिल किया जाए। तो मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, कुछ ऐसी घटनाएं जो हाल ही में चर्चा में रहीं और कुछ ऐसे पुराने करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के हिस्से में शामिल किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह प्रयास भी पसंद आएगा। साथ ही साथ अगर मेरा यह प्रयास, मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को इस पहले तथ्य से जो कि संबंधित है महिला शतरंज चैंपियनशिप पर। भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, थोड़ा कठिन नाम है दोस्तों, वर्ल्ड महिला रैपिड शतरंज चैंपियन बनी और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हम्पी दुनिया की दूसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने इस किताब को 2 बार अपने नाम किया है। इससे पहले वर्ष 2019 में जॉर्जिया ने भी वर्ल्ड महिला रैपिड शतरंज की चैंपियन बनी थी। हम्पी हम्पी ने 2002 में सबसे कम उम्र में महिला ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब भी अपने नाम कर रखा है। वर्ल्ड महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। यह तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर को जॉर्जिया में निधन हो गया और ये 100 साल के थे। इन्हें मेलानोमा नामक एक बीमारी थी जो कि स्किन कैंसर है प्रकार की। जब इन्होंने राष्ट्रपति का पद छोड़ा तो राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद इन्होंने एक संस्था स्थापित की और उस संस्था का नाम रहा कार्टर सेंटर। इसी कार्टर सेंटर के माध्यम से इन्होंने मानवता के क्षेत्र में काम किया और मानवता के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें वर्ष 2002 में नोबेल पुरस्कार में शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें क्रम के राष्ट्रपति रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 26 दिसंबर की रात को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ये एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 26 दिसंबर की रात को रात 8:06 इन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में जो है वो भर्ती कराया गया और उसी रात 9:51 में इन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से साल 2014 तक देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे और ये 14वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे। इनके निधन पर राष्ट्रीय शोक के रूप में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो ऐतिहासिक काम किया उसकी सूची यहाँ दी गई है। आइए देखते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखते हैं। जून 1991 में इन्होंने वैश्वीकरण और उदारीकरण के क्षेत्र में कार्य किया। जून 2005 में प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने सूचना का अधिकार कानून बनाया। सितंबर 2005 में इसी क्रम में रोजगार गारंटी योजना लागू की। मार्च 2006 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील और जनवरी 2009 में आधार कार्ड, पहचान के लिए आधार कार्ड की शुरुआत, जबकि अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो लाया। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर जो कि संबंधित है स्पाइडेक्स मिशन से। साल 2024 के अंत में पिछले सप्ताह सोमवार को इसरो ने रात 9:58 में श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस साल यानी कि 2024, ध्यान दीजिएगा इस साल का मतलब है 2024 का आखिरी मिशन के तहत जो है वो 2 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्निक का परीक्षण करना है। आगे देखते हैं कुछ अन्य तथ्यों की ओर। यह स्पेसएक्स मिशन के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। इससे पूर्व
अमेरिका, रूस और चीन ने ये महारत हासिल की थी। अब भारत चौथा देश बन चुका है। इस मिशन के तहत इसरो का प्रमुख रॉकेट पीएसएलवी 2 सैटेलाइट SDX-1 और SDX-2 को 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित कर देगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि संबंधित है रिजर्व बैंक देशी डिजिटल करेंसी की टेस्टिंग पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक देशी डिजिटल करेंसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की टेस्टिंग करने जा रहा है। इसे केंद्रीय बैंकों द्वारा सुरक्षित और स्मार्ट पेमेंट ऑप्शन के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी का मुकाबला करने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। CBDC यानी कि देसी डिजिटल करेंसी को RBI डिजिटली रूप से जारी करता है और यह डिजिटल वॉलेट में होती है। इसके जरिए आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। यह भारत में पूरी तरह वैध है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है CRPF के महानिदेशक पर। तो देखते हैं प्रश्न को। IPS ऑफिसर वितुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया। नए महानिदेशक का मतलब है DG के पद के लिए चुना गया। इन्होंने यह पद 31 दिसंबर को धारण किया और इन्होंने IPS ऑफिसर अनीस दयाल सिंह की जगह ली। इससे पूर्व वितुल कुमार CRPF में ही ADG ऑपरेशंस के पद पर कार्यरत थे, जबकि वितुल कुमार 1993 बैच में यूपी कैडर के IPS हैं। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है ADR की रिपोर्ट पर। हाल ही में ADR ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की एक लिस्ट जारी की है। तो देखते हैं अगला तथ्य इसी पर आधारित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो इनकी संपत्ति बताई गई है। इनकी संपत्ति कुल 931 करोड़ रुपए बताई गई है ADR के द्वारा। ADR ने इस रिपोर्ट को 30 दिसंबर को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संपत्ति मात्र 15 लाख रुपए बताई गई। मुख्यमंत्रियों के क्रम में ममता बनर्जी की संपत्ति सबसे कम बताई गई है, जो कि है 15 लाख रुपए। इसी क्रम में देखते हैं कुछ और मुख्यमंत्रियों की जो है वो इनकम भी यहाँ पर संपत्ति यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की संपत्ति 332 करोड़ रुपए बताई गई है। तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की संपत्ति 51 करोड़ रुपए बताई गई है रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जो कि संबंधित है DBS बैंक इंडिया के CEO के बारे में। तो देखते हैं इस तथ्य को। हाल ही में रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और इसकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। मतलब इसको मंजूरी इस नियुक्ति को मंजूरी 31 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। रजत वर्मा सुरजीत सोम का स्थान लेंगे, जो कि सुरजीत सोम 28 फरवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद 1 मार्च 2025 से CEO का पदभार संभालेंगे रजत वर्मा। DBS, जिसे डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर कहा जाता है, यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से संबंधित। हाल ही में नव वर्ष की शुरुआत के साथ 1 जनवरी से देश में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हायर स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक्स जर्नल्स तक पहुंच आसान बनाना है। रिसर्च पेपर और एकेडमिक्स जर्नल्स का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च के फील्ड में अगर वो किसी विषय के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, तो उस विषय के ऊपर रिसर्च की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं। इससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए 30 से ज़्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट या रिसर्चर्स रिसर्च के फील्ड में रुचि रखते हैं और वो रिसर्च करते हैं, तो उनको 30 से अधिक 30 से अधिक जो बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स हैं, उनके माध्यम से उनको सहायता मिलेगी उनके रिसर्च में। एक और तथ्य है, उसको देखते हैं। यह योजना 2 चरणों में लागू होगी। ध्यान दीजिएगा, चरणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कितने स्टेप में लागू होगा, तो ये 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में
पहले चरण में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज़ पर आधारित 13,400 से ज़्यादा जनरल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। UIDAI के CEO की नियुक्ति। हाल ही में IAS ऑफिसर भुवनेश कुमार ने 1 जनवरी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब UIDAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO का कार्यभार संभाला। भुवनेश कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं। इस नियुक्ति के बाद भी वे इसी पद पर बने रहेंगे। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है दोस्तों कि भुवनेश कुमार 2 पद पर बने रहेंगे। एक पद UIDAI के CEO का पद और दूसरा पद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी का पद। तो इस प्रकार से ये 2 पद पर बने रहेंगे। भुवनेश उत्तर प्रदेश कैडर में 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि संबंधित है सैन्य अभ्यास से। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। भारत और नेपाल की सेना के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन 31 दिसंबर से शुरू हो चुका है और इस सैन्य अभ्यास का नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य तथ्य की ओर। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास नेपाल के सलजंडी में चल रहा है और यह सैन्य अभ्यास 13 जनवरी तक चलेगा। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो कि भारत और नेपाल के बीच जारी है, इसका यह 18वां संस्करण है। पिछले साल उत्तराखंड भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 17वें संस्करण का सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया था। साल 2011 में भारत और नेपाल के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास की नींव पड़ी थी, यानी कि शुरुआत साल 2011 से हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले तथ्य की ओर, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थ्रू द एसेस पुस्तक का विमोचन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 2 जनवरी को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक किताब का विमोचन किया गया। इस किताब को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और इस किताब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का लगभग 3000 वर्ष पुराना इतिहास दर्ज किया गया है। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जो कि संबंधित है खेल रत्न सम्मान से। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली महिला शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश और हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, साथ ही साथ पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके साथ साथ 5 कोच ऐसे हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हैं। इस वर्ष कुल 34 ऐसे प्लेयर हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाएगा। इनमें से 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में यह अवार्ड सेरेमनी आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। पद्मश्री पुरस्कार छत्तीसगढ़। पद्मश्री पुरस्कार छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्तित्व हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पंडित रामलाल बरीड, जो कि कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं और यह संबंधित है रायगढ़ घराना से। श्री जगेश्वर यादव, ये एक समाज सेवी हैं। जबकि श्री हेमचंद मांझी तीसरे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं। वर्ष 2024 में भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ से कुल 3 व्यक्तित्व को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और संबंधित है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से। हाल ही में यह बहुत ही चर्चा में रहा। महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। 2 दिसंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर पालिका निगम के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया। इसके लिए
बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 का प्रारूप अनुमोदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उक्त निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में चर्चा हो रही है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यह है कि आगामी जो नगर निगम चुनाव होंगे, उन नगर निगम चुनावों में जो महापौर का चुनाव किया जाएगा, अब उसका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होगा। यानी कि नगर निगम क्षेत्र में पार्षद जिस प्रकार से प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, उसी तरीके से महापौर भी प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाएंगे। जबकि इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उसमें महापौर का जो चुनाव है, महापौर का जो निर्वाचन है, वो पार्षद अपने में से किसी एक को बहुमत के आधार पे महापौर के रूप में नियुक्त करते थे। इस प्रकार चुना जाता था पूर्ववर्ती तरीके से। लेकिन अभी जो सरकार है, वो अब यह नियम लाने जा रही है जिसके माध्यम से पार्षद का चुनाव भी प्रत्यक्ष तौर पे होगा, जबकि महापौर का चुनाव भी प्रत्यक्ष तौर पे होगा। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। बीते सप्ताह में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य न मिलने की स्थिति में मैंने कुछ पुराने करंट अफेयर उठाए हैं, जिसमें मैंने कुछ पुरस्कार और कुछ जो विशेष खबर रहे छत्तीसगढ़ से संबंधित, उसको कवर करने का प्रयास किया है छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में। तो देखते हैं वसुंधरा सम्मान के बारे में। वसुंधरा सम्मान 2024 साल 2024 में वसुंधरा सम्मान का 24वां संस्करण पुरस्कृत किया गया। यह सम्मान डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को प्राप्त हुआ और वसुंधरा सम्मान जो उन्हें प्राप्त हुआ, वो पुरस्कृत क्षेत्र है पत्रकारिता और साहित्य लेखा। इस पुरस्कार को डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। साथ ही साथ इससे पूर्व वर्ष 2023 में सुधीर सक्सेना ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिली होगी। आप सभी को यदि मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ सकें। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।